गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्टार्ट किया जाए आज संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने समता का अधिकार तक हो गया था, समता या समानता का अधिकार यह पढ़ा चुके थे। अब हमको पढ़ाना है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट किया जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इसमें हर आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 19 जो है, यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रताएं 7 प्रकार की थीं। हम सातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 19 का 1 करके ख, आर्टिकल 19(1) ग, आर्टिकल 19(1) घ, आर्टिकल 19(1) अंगा, आर्टिकल 19(1) च और आर्टिकल 19(1) छ। यानी जो आर्टिकल 19 है, इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार के बारे में कहा गया था। तो इसमें देखिए 7 प्रकार के मूल अधिकार में इसको याद करने का तरीका, आर्टिकल 19(1) क, आर्टिकल 19(1) ख, आर्टिकल 19(1) ग, आर्टिकल 19(1) घ, आर्टिकल 19(1) अंग, आर्टिकल 19(1) च और आर्टिकल 19(1) छ। इस प्रकार की 19 के अंतर्गत चर्चाएं हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल 19(1) क में कहा गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए, जो वाक्य की स्वतंत्रता है यह यूएसए की है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। अब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत देखा जाए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) क है। मौन रहने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, RTI ये सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005 परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि सूचना का अधिकार नियम कब लागू किया गया। तो 2005 में किया गया। तो मुझको लग रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बात समझ में आ गई। इतने प्रकार की यह स्वतंत्रता है। एक क्या है, मूल अधिकार है। ठीक, अब 19(1) ख में आइए। देखिए, सभा, शांतिप्रिय सभा बुलाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) घ में पूरे भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, भ्रमण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) अंग में है निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) च
यह है संपत्ति, संपत्ति का अधिकार। और आर्टिकल 19(1)(6) जो है व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय का। तो आर्टिकल 19 हमको इतने प्रकार से मतलब मूल अधिकार दे रहा है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है इसको, और इधर देखिए एक इसमें संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 में, और इधर आर्टिकल 19(1)(4) में संपत्ति का अधिकार है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इन दोनों को समाप्त किया गया था। एक इधर है, एक इधर है, ये समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता ही हमारी मूल अधिकार है। अगर आर्टिकल 19 समझ में आ गया हो तो इसमें थोड़ा एक बात ध्यान देना है आपको, यह जितने भी हमारे अधिकार हैं मूल अधिकार, इसको अगर एकता या अखंडता, एकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, कोर्ट की अवमानना एवं विदेशियों का अपमान का अपमान, यानी आर्टिकल 19 के तहत जितने प्रकार के मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, इसके चलते अगर देश की एकता अखंडता को खतरा आ रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा आ रहा है, कोर्ट की अवमानना हो रही है या विदेशियों का अपमान हो रहा है, तो आर्टिकल 19(2) और 19(6) के अंतर्गत इस पर युक्ति प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। युक्ति प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो लग रहा है कि आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, इसमें कुल 7 प्रकार के स्वतंत्र मूल अधिकार दिए गए थे। जो आपका था वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का, भ्रमण करने का, निवास करने का, संपत्ति का और व्यवसाय का। तो इसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके संपत्ति का जो अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के आपके यह मूल अधिकार हैं। अगर 19 आपको क्लियर हो गया हो तो हम आर्टिकल 20 पा रहे हैं। आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 कह रहा है अपराध से दोष सिद्ध, अपराध से दोष सिद्ध। आर्टिकल 20 कह रहा है अपराध से दोष सिद्ध, यानी न्यायालय अगर अपराधी घोषित किसी को करती है तो उसे अपराधी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। न्यायालय यदि अपराधी घोषित करती है तो ही अपराधी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। आर्टिकल भी समझ में आ रही है। अपराध से दोष सिद्ध, यानी न्यायालय यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दे रही है तब उसे अपराधी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए आर्टिकल 20 क्या क्या दे रही है एक अपराधी को, तो उसमें 3 चीज़ याद रखना है आपको। 3 चीज़ कहा गया है, उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा, उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी।
दूसरा कह रहा है एक अपराध के लिए एक सज़ा, एक अपराध के लिए एक सज़ा। और तीसरा कह रहा है स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लियर हो रहा है। अपराध से दोषित यानी न्यायालय अगर अपराधी घोषित करेगी तभी अपराधी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को अपराध मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो यह 3 प्रकार के उसको अधिकार दे रही है। उसे उसी समय के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक सज़ा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें समझिए उसे उसी समय के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। इसको थोड़ा समझ लीजिए उदाहरण से। जैसे मान लीजिए 2015 में कोई व्यक्ति अपराध किया, उस समय उसकी सज़ा 1 वर्ष थी। 2015 में यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध की सज़ा उस समय 1 वर्ष थी। अब वो अपराध कर दिया, मुकदमा चलने लगा, फैसला आने में 2020 आ गया। इस समय उसी अपराध के लिए सज़ा 5 वर्ष है। यहाँ अगर फैसला आया, इस समय कानून बन गया कि 5 साल की सज़ा देंगे, तो उस व्यक्ति को 2015 में जो नियम है उसी के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी, अर्थात 1 वर्ष की ही सज़ा दी जाएगी। यह कह रहा है एक अपराध के लिए एक सज़ा, यानी कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दिया है तो उसे एक बार सज़ा मिल गई तो दोबारा नहीं मिल सकती है। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रति गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल 20 अपराधियों को 3 प्रकार की व्यवस्था किया है। ठीक, अब आर्टिकल 21 पर आ जाइए। आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। अब यहाँ प्राण वाली बात आ रही है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन। मनुष्य को जीने के लिए यह 3 चीज़ आवश्यक है। जब मनुष्य को जीने के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है तो ऐसे में देखते होंगे कुछ लोग आत्महत्या करते हैं। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वह भी कानूनन अपराध है, यानी आत्महत्या इसके श्रेणी के अंतर्गत क्या है? अपराध है। आत्महत्या अपराध है। प्राण के अंतर्गत इतने प्रकार की व्यवस्था हो रही है। अब देखिए, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया शरीर। ठीक, अब कोई भी व्यक्ति है या कोई महिला है तो उसकी कुछ दैहिक स्वतंत्रता यानी शारीरिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखिए हमको क्या क्या करना है। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी। फिर दूसरा ले लीजिए आपका एकांत, एकांत की स्वतंत्रता है। तीसरा जो है निजता, निजता है। और चौथा जो है व्यभिचार है, व्यभिचार है। अब देखिए विदेश जाने की बात यहाँ बोल रहा है, तो विदेश जाने की बात पर कोई भी व्यक्ति का विदेश जाना उसका दैहिक स्वतंत्रता है। एकांत में रहने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में हो गया तो जाके एकांत में वो रह सकता है। यहाँ निजता है और व्यभिचार है। 2 चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए आप। निजता का मतलब हर व्यक्ति या किसी महिला, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई महिला हो, उसकी अपनी कुछ पर्सनल ज़िंदगी है, उसे छिपाने का अधिकार निजता कहलाएगा। और
अब देखिए निजता के चलते हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब वो समस्या क्या उत्पन्न हो रही है इसको देखिए। निजता का मतलब क्लियर हुआ, हर व्यक्ति को या हर महिला को अपना कुछ पर्सनल बातें छिपाने की आज़ादी दे रही है निजता। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, इस पर समस्या कैसे उत्पन्न हो रही थी। ए बी, यह पति पत्नी है, यह पति है और है जो पत्नी बी पत्नी, ठीक। ए पति और बी पत्नी। सी कोई अन्य है, सी कोई अन्य व्यक्ति है। अब हुआ क्या, पति के गैर हाजिरी में अगर बी और सी के बीच शारीरिक संबंध बनता है, बी और सी के बीच शारीरिक संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाया गया कानून था, सी को यानी अन्य व्यक्ति को अपराधी माना जाता था और उसकी सज़ा, उसे सज़ा दी जाती थी। बात क्लियर हो रही है। देखिए एक बार और समझिए। ए पति है, बी पत्नी है, यह लोग पति पत्नी हैं। ए के नाम मौजूदगी में बी यानी जो पत्नी है किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों द्वारा 1860 में जो कानून बनाया गया था, वह कानून कह रहा था कि सी दोषी है, इसको सज़ा दी जाए। तो इसको सज़ा मिल जाती थी और यह छूट जाती थी। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगर बी यानी औरत निर्दोष है तो पति भी निर्दोष है। यानी अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अगर पति के नामौजूदगी में यह जो पत्नी है किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब न यह व्यक्ति दोषी कहलाएगा और न यह दोषी कहलाएगा, यानी दोनों दोषी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, इसका गरिमापूर्ण जीवन तो व्यतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहे तो पति का गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसे तलाक देने का अधिकार हो गया है, देने का अधिकार। यानी व्यभिचार की स्थिति में पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट फैसला किया है कि वो शारीरिक संबंध बना रही है तो न पत्नी दोषी हो रही है न कोई अन्य व्यक्ति दोषी हो रहा है। लेकिन हाँ, पति को अधिकार दे दिया गया है कि आप तलाक दे सकते हैं। यह नियम बन गया, कानून हो गया है, ठीक। इतनी बात अगर क्लियर हो रही हो तो यहाँ पर एक वाद हुआ था, थोड़ा वाद को देखिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण जीने का अधिकार मात्र जीवन नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति जी रहा है तो यही उसका जीवन नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना उसका मूल अधिकार है। बात समझ में आ रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो जीवित रहना ही उसका मूल अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना उसका मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 समझ में आ गई हो तो आर्टिकल 21 में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इसमें 86वां आर्टिकल 21 में क्या हो रहा है, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया किसमें, आर्टिकल 21A में।
आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया गया और उसे आर्टिकल 21A में रख दिया गया। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो अब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, 21 पढ़ लिए। अब नंबर है आर्टिकल 22 का, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, उसके बाद हम आर्टिकल 22 आपको बता रहे हैं। हाँ चलिए आ जाइए आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 कह रहा है, आर्टिकल 22 कह रहा है गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में कह रहा है गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है। और ये दो प्रकार में क्या है, थोड़ा एक इधर देख लीजिए, एक इधर देखिए। पहली गिरफ्तारी हो सकती है सामान्य दंड विधि, सामान्य दंड विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी किया जा सकता है। और दूसरी हो सकती है आपकी निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। यानी आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में कह रहा है गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है, एक है सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी और एक है निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी। तो जो आर्टिकल 22 है यह सामान्य दंड विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार दे रहा है। देखिए अधिकार क्या हो सकता है, गिरफ्तारी मतलब यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी के समय वह कारण पूछ सकता है। तो पहला क्या कर रहा है, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। यानी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई तो वह व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है कि किस कारण गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, अगर गिरफ्तारी हो गई है तो 24 घंटा के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तीसरा कह रहा है मन पसंद सलाहकार भी व्यक्ति ले सकता है। तीनों बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में है। अब देखिए गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, एक सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी, एक निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी। तो जो आर्टिकल 22 कुछ दे रहा है अधिकार नागरिक को, वह क्या है कि अगर इस विधि के अंतर्गत सामान्य दंड विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो वह गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। 24 घंटा के अंदर उसे सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मनपसंद सलाहकार यानी वकील भी वह गिरफ्तार जो व्यक्ति है रख सकता है। हाँ, यह व्यवस्था विदेशियों को नहीं प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, यह व्यवस्था विदेशियों को नहीं प्राप्त है। देखिए यह जो सामान्य दंड विधि के अनुसार गिरफ्तारी होती है, यानी कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तब इस हिसाब से गिरफ्तारी होती है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यह जो बात है सामान्य दंड विधि, इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है
तो वह गुनाह कर चुका है। और निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी होती है तो यह गुनाह करने से रोक रही है, यानी जहां शंका लगे पुलिस को कि यह कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसी स्थिति में यहाँ गिरफ्तारी होती है। तो थोड़ा इसको देख लीजिए आप। देखिए, निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए किया जाता है यह गिरफ्तारी। अब देखिए, यह गिरफ्तारी अगर हो जा रही है तो इसके लिए अधिक से अधिक, दूसरा पॉइंट, अधिक से अधिक 3 माह की गिरफ्तारी हो सकती है। 3 माह से अधिक अगर गिरफ्तारी को बढ़ाना है तो सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। यह सलाहकार बोर्ड कौन करेगा? हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। बात समझ में आ रही है? निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी में हो रहा है कि अपराध होने वाला है उससे पहले गिरफ्तार कर लीजिए, यानी अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। अगर अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी की जाती है तो इसमें अधिक से अधिक 3 माह तक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर समय तक गिरफ्तार करना है तो सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यह सलाहकार बोर्ड किसके नेतृत्व में बनेगा? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके नेतृत्व में बनेगा। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और कहा गया कि यह जो 3 माह के लिए गिरफ्तारी हो रही है यह घटाकर 2 माह कर दिया गया। लेकिन यह 2 माह वाली व्यवस्था भी लागू नहीं है, तो अभी 3 माह के लिए ही अधिकतम गिरफ्तारी मतलब होती है। तो आर्टिकल 22 क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। आर्टिकल 22 बस गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है, एक सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी, दूसरी है निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी। सामान्य दंड विधि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है उसके लिए है। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो हमको यह अधिकार मिल रहा है, जो व्यक्ति गिरफ्तार है गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, मनपसंद वह सलाहकार या वकील रख सकता है। लेकिन निवारक निरोध विधि के अनुसार गिरफ्तारी हो रही है तो अपराध को रोकने के लिए यह गिरफ्तारी होती है। अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है। 3 माह से अगर ज़्यादा गिरफ्तारी रखना है व्यक्ति को तो सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इस किसके नेतृत्व सलाहकार बोर्ड बनेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। उसमें कहा गया कि जो अधिकतम 3 माह की गिरफ्तारी हो रही थी इसके अंतर्गत उसकी सीमा घटा के 2 माह कर दी गई। लेकिन अभी यह व्यवस्था लागू नहीं है 2 माह वाली, तो वर्तमान समय में 3 माह के लिए ही गिरफ्तारी होती है निवारक निरोध विधि के अनुसार। अगर आर्टिकल 22 समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए आइए इस आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 नहीं, देखिए हम लोग समता का अधिकार, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 19 से 22 यहाँ हो गया, 19 पढ़ा दिए, 20 पढ़ा दिए, 21 पढ़ा दिए, 22 हो गया। अब देखिए तीसरा, शोषण के विरुद्ध गिरफ्तारी। शोषण के
विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तब जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हो रहा है, इसमें आर्टिकल देखिए क्या क्या है, 23 से 24। तो 23 से 24। अब देखिए आर्टिकल 23 में क्या कहा गया, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो समझ लीजिए उसका मूल अधिकार बाधित हो रहा है। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, आर्टिकल 23 कह रहा है बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी प्रथा, और एक है आपका मनुष्य का अनैतिक व्यापार, मनुष्य का अनैतिक व्यापार, यह उसके मूल अधिकार के खिलाफ है। जैसे मान लीजिए बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी वह मजदूरी होती है जहाँ पर व्यक्ति को कुछ पैसा दे के उसको बांध लिया जाता है कि आपको हमारे यहाँ काम ही करना है, तो यह बंधुआ मजदूरी है। बेगारी प्रथा, काम कराइए पैसा न दीजिए, यह भी उसका मूल अधिकार बाधित हो रहा है। मनुष्य का अनैतिक व्यापार, यानी किसी को बेचा उचा जा रहा है, तो यह उसका मूल अधिकार के खिलाफ है। या आर्टिकल 23 में कहा गया है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बांध के मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, किसी को बेगारी नहीं खटा सकते हैं, या किसी का अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 देखिए कह रहा है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसे कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि है तो कारखाना आदि में उससे काम नहीं करवाया जाएगा, कारखाना में काम नहीं करवाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 कर रहा है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, देखिए इसमें आर्टिकल 23 और 24 है। 23 बस यही कह रही है बंधुआ मजदूरी, बेगारी प्रथा और मनुष्य का अनैतिक व्यापार उसका मूल अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसे कल कारखाना में काम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उसका भी मूल अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब देखिए यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए कहाँ है, 25 से 28 है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हर आर्टिकल में कुछ न कुछ कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मनाने, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मनाने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपना धर्म मनाना, आचरण करना और उसका प्रचार करना वह उसका मूल अधिकार है। आर्टिकल 26 देखिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन भी कर सकता है, संचालन कर सकता है। तो आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26 हो गया। आर्टिकल 27 में देखिए, आर्टिकल 27
राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर या टैक्स नहीं लेगा, कर या टैक्स नहीं लेगा, नहीं लेगा। आर्टिकल 27 कह रहा है राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स या कर नहीं ले सकता है। तो देखिए 25 से 28 था, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, एक देख लीजिए 28, आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल 28 में कहा जा रहा है राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त मतलब देखिए राज्य द्वारा पूर्ण रूप से, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? धार्मिक उपदेश। देखिए आर्टिकल 28 कह रहा है कि राज्य पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, यानी राज्य जिसको वेतन सैलरी जिस संस्थान में दे रहा है शैक्षणिक संस्थान में, उसमें धार्मिक उपदेश नहीं दिया जाएगा। हाँ, धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की गई, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन धार्मिक उपदेश नहीं दिया जाएगा। तो मुझको लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्लियर हुआ। देखिए कुल मिला जुला के इसमें 25, 26, 27, 28 आपको 4 आर्टिकल याद रखनी है। तो यह 4 आर्टिकल में आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मनाना, आचरण करना, उसका प्रचार करना उसका मूल अधिकार है। 26 कह रहा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना व उसका संचालन करना भी उसका मूल अधिकार है। यह 27 कह रहा है राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लेगा। 28 कह रहा है राज्य अगर पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता मतलब प्राप्त, राज्य पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाएंगे। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था है, मतलब धार्मिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाएंगे। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो हम लोग समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक, अब पढ़ना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार तो समाप्त ही हो गया है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम हाँ देखिए हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक पढ़ लिए हैं। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह देखिए क्या है 29 से 30 है। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की जो बात हो रही है इसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है, यानी जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसमें देखिए कुल कितने अल्पसंख्यक हैं, तो पहले 5 थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट एक को और परमिशन दे दी तो हो गए हैं 6। तो अल्पसंख्यक कितने लोगों को माना जा रहा है, कितने प्रकार के लोगों को? 6 लोगों को। अब इसमें कौन कौन है? मुस्लिम, सिख,
ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, 2 2 4 5 हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट जैनियों को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाल दी। तो जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30, यह 6 लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनसे संबंधित है। उसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं और जैनी हैं, जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस श्रेणी में रखा गया। तो अब देखिए आर्टिकल 29 कह रहा है, आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, यह आर्टिकल 29 कह रहा है। अब आर्टिकल 29 में हो गया आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 हो गया आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। थोड़ा सा सॉरी 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ काम हो गया। हाँ चलिए, यह बोल रहा है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार है, संचालित करने का अधिकार है। तो देखिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है यह पर्सनल अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें 29, 30 2 आर्टिकल है। 29 कह रही है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को बचाने का अधिकार है, और 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वह शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं। तो ये हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का भी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। अब आपका आ रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए यह जो है आर्टिकल 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। यह क्या है इसको थोड़ा देख लीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट, यानी ऊपरी जितना मूल अधिकार आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर मूल अधिकार बाधित हो रहा है और कोई व्यक्ति याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी मतलब कि याचिका दाखिल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, अच्छा यही व्यवस्था हाई कोर्ट में रहेगी आर्टिकल 226 के तहत। अगर मूल अधिकार बाधित हो रहा है, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के अनुसार, और कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार 5 प्रकार का लेख, रीट या समादेश, यह तीनों एक ही चीज़ नाम है, जारी करती है। तो यानी देखिए जो मूल अधिकार बाधित हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार का लेख, हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 के अनुसार 5 प्रकार का लेख, और पांचों प्रकार का लेख एकदम बिल्कुल समान रहेगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ मूल अधिकार के संबंध में ही मतलब रीट या लेख जारी करेगी। हाई कोर्ट जो है
मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकार के लिए भी लेख जारी करती है। तो थोड़ा देखिए 5 प्रकार के लेख क्या हैं। तो जो 5 प्रकार के लेख जारी किए जा रहे हैं, 5 प्रकार के लेख, यह 5 प्रकार के लेख जो जारी किए जाते हैं तो इसको लेख भी कहा जाता है, रीट भी कहा जाता है और समादेश भी कहा जाता है। और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकार के हनन पर कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, या समादेश जारी किया जाता है, या लेख जारी किया जाता है। तो यह 5 प्रकार है। अब 5 प्रकार में कौन कौन है, इन 5 प्रकार को आप देख लीजिए। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको मतलब अंग्रेजी में हेवियस कार्पस कहा जाता है, हेवियस कार्पस। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। यह 5 प्रकार का लेख जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और यही 5 प्रकार का लेख जारी किया जाता है हाई कोर्ट भी द्वारा। नाम इसका यही रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो हेवियस कार्पस। परमादेश अंग्रेजी में मैंडमस। प्रतिषेध अंग्रेजी में प्रोहिबिजन। उत्प्रेषण अंग्रेजी में सरटेयररी। और अधिकार प्रेक्षा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्यू वारंटो। देखिए, अगर मूल अधिकार बाधित होता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 उठाएगी, और हाई कोर्ट में अगर मामला है तो आर्टिकल 226 उठाएगी। 5 प्रकार का लेख जारी करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अब इस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं किसमें क्या क्या होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। परमादेश में यदि सरकारी कर्मचारी कोई है, यदि सरकारी कर्मचारी है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ लेख जारी किया जाएगा। प्रतिषेध में बड़ी न्यायालय छोटी न्यायालय से कार्यवाही रोकने के लिए कहती है। उत्प्रेषण में बड़ी न्यायालय छोटी न्यायालय से कार्यवाही अपने पास मंगा लेती है, यानी फाइल अपने पास मंगा लेती है। अधिकार प्रेक्षा में यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा है और वह उसके योग्य नहीं है तो उसके खिलाफ जारी किया जाता है। तो मुझको लगता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये बात क्लियर हो गई। 24 घंटा के अंदर पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। परमादेश में सरकारी कर्मचारी यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ होगा। प्रतिषेध बड़ी न्यायालय छोटी न्यायालय से कार्यवाही रोकने के लिए कह रही है। यहाँ पर बड़ी न्यायालय छोटी न्यायालय से कार्यवाही अपने पास मंगा लेते हैं, यानी फाइल अपने पास मंगा लेती है। अधिकार प्रेक्षा है यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठ गया है वह उसके योग्य नहीं है तो उसके खिलाफ अधिकार प्रेक्षा जारी होगा। तो ये 5 प्रकार का लेख क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देखिए आर्टिकल 32 पढ़ लिए। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के हनन पर 5 प्रकार का लेख जारी करती है। वहीं पर थोड़ा हाई कोर्ट पर भी ध्यान दे दीजिएगा, आर्टिकल 226 का प्रयोग करती है। यह मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकार पर भी लेख जारी करती है। इन 5 प्रकार के लेखों को लेख भी कहा जाता है, रीड भी कहा जाता है, समादेश भी कहा जाता है। यह 5 प्रकार के लेख कौन कौन हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो अगर हम आर्टिकल 32 तक पढ़ा दिए तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। 2 बचे हैं, 32 के बाद 33, 34, 35, 3 बता दिया जा रहा है। हाँ, आ जाइए। देखिए आर्टिकल 33, आर्टिकल 34,
और आर्टिकल 35। यह क्या है, और इतना हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोगों का जो भाग 3 मूल अधिकार चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 33 संसद को अधिकार दिया है, अधिकार देती है, आर्टिकल 33 संसद को अधिकार देती है कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के कर्मचारियों के मूल अधिकार को कुछ सीमा तक रोक सकती है। मूल अधिकार कुछ सीमा तक रोक सकती है। यानी आर्टिकल 33 संसद को अधिकार देती है कि वह सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के कर्मचारियों के मूल अधिकार को कुछ सीमा तक रोक सकती है, ताकि उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समस्या न हो, उनको कर्तव्य का निर्वहन करने में समस्या न हो। बात क्लियर हो रही है। कुल मिला के आर्टिकल 33 में यही है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि सेना हो, सशस्त्र बल हो, खुफिया विभाग हो, ऐसे में उनके कर्मचारियों की मूल अधिकार को कुछ सीमा तक रोक ले, ताकि उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो और आसानी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। आर्टिकल 34 कह रहा है, ये भी संसदों को अधिकार दिया गया है कि यदि सेना विधि या जिसको मार्शल लॉ भी कहते हैं, मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में जारी है या लागू किया गया है, तो संसद विधि बनाकर मूल अधिकार को रोक सकती है। विधि बनाकर मूल अधिकार रोक सकती है। बात क्लियर हो गई। अब आर्टिकल 35 जो है यह संसद को अधिकार देता है कि मूल अधिकार पर कानून बना सकता है। संसद मूल अधिकार पर कानून बना सकता है। बात क्लियर हो रही है। देखिए आर्टिकल 33 पर सही है, संसद को अधिकार दिया गया है कि सेना हो, सशस्त्र बल हो, खुफिया विभाग हो, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके मूल अधिकार को कुछ सीमा तक रोक लीजिए, ताकि उनको अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई समस्या न हो। 34 कह रहा है, संसद को अधिकार दे रहा है कि यदि कहीं सेना विधि या मार्शल लॉ कहीं किसी क्षेत्र में लागू है, तो उस क्षेत्र में संसद विधि बनाकर मूल अधिकार को रोक सकती है। आर्टिकल 35 कह रहा है संसद मूल अधिकार पर कानून बना सकती है। तो देखिए हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़े, राज्य, भाग 2 पढ़े, नागरिकता, भाग 3 जो था मूल अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग चर्चा की है 2 वीडियो में। पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम पूरा इसको समाप्त करने की कोशिश किए हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त किया जा रहा है। आगे मिलेंगे अगले टॉपिक पर।